नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा में टकराव के हालात बनने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे पर अब सवाल उठ रहे हैं कि ये इस्तीफा लोकपाल के लिए था या लोकसभा के लिए। आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद ये सवाल उठ रहा है कि आंदोलन के रास्ते सत्ता की राजनीति में आने वाली आम आदमी पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा। बीजेपी और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों ने जहां उन पर जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया है, वहीं उनके जन लोकपाल के मुद्दे पर अपनाए गए तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने सपोर्ट दिया था कि क्योंकि आप लोगों के हित की बात कर रहे हैं, इतना सस्ता कर देंगे, नौकरियां दे देंगे, सबको कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पक्का कर देंगे, आपके अच्छे नेक इरादे इनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर जो आप उन नेक इरादों को न करके कुछ और चीजें करेंगे, लेकिन इस केस में तो इन्होंने खुद ही अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन की अवेलना करी और इनको इस्तीफा देना पड़ा। इसके नाम को लेकर सरकार से बाहर निकलकर और अपने राष्ट्रीय जो मंसूबे हैं उनको पूरा करने के लिए है, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ ड्रामे के रूप में रचा। ये लोकपाल नहीं, लोकसभा है। आप लोकपाल में नहीं इंटरेस्टेड क्योंकि आप दिल्ली लोकायुक्त की तो बात ही नहीं कर रहे, तो आपका इंटरेस्ट कुछ और है। आपका इंटरेस्ट लोकपाल नहीं, लोकायुक्त नहीं, आपकी रुचि, आपकी दृष्टि पहले दिन से ही आप लोकसभा की बात करते आ रहे हो, क्योंकि जो भी आप करते हैं आपका बिल्कुल कैंपेन मोड है, गवर्नेंस मोड पे शुरू से नहीं है। आप पहले दिन से आपका सिर्फ कैंपेन मोड है कि मैं कैंपेन कैसे करूं, ऐसी चीज कैसे। कभी आप धरने पे बैठते हैं, कभी आपके मंत्री, और हर चीज आप पहले मीडिया को लेके जाते हैं, चाहे वो आपके मंत्री हैं चाहे कुछ हैं, हर चीज आपका 100% कैंपेन ओरिएंटेड रहा। तो हम तो प्रशासन मांगते हैं। आपको लोगों ने इलेक्ट किया था प्रशासन के लिए, आपको कांग्रेस ने सपोर्ट किया था मेरा ख्याल है प्रशासन के लिए। प्रशासन कहाँ है? ये तो सिर्फ डिसरप्शन है, सिर्फ हर चीज में धरना है, विद्रोह है, हर चीज क्योस है, विद्रोह है, धरना है। सड़कों पे कभी चीफ मिनिस्टर ऐसे धरना पे सड़क पे बैठ जाते हैं और 100% कानून की उल्लंघना करते हैं। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में झाड़ू चलाने का ऐलान कर दिया है। जिस प्रकार से कल अंबानी और उनके 40 भाइयों ने विधानसभा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी ने एकता दिखाई और लोकपाल कानून नहीं बनने दिया, इन दोनों पार्टियों ने दिल्ली और देश की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है। इन दोनों पार्टियों ने ये बताने का काम किया है कि कोयला घोटाला में दोनों पार्टियां एक हैं, आरटीआई के मसले में दोनों पार्टियां एक हैं, लोकपाल केंद्र में कमजोर बने इस मामले में दोनों पार्टियां एक हैं, दागी सांसदों के मामले में दोनों पार्टियां एक हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून नहीं बन सकता तो आम आदमी पार्टी की सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। और जो आदेश हमने जनता से लिया था उस आदेश को मानते हुए जब लोकपाल इन दोनों पार्टियों ने नहीं बनने दिया, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार मुद्दों के आधार पर, घोषणा पत्र की बात पूरी न होने के आधार पर एक मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया। आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू करेगी और इसकी पहली लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय अभियान के रूप में हम इसको लेके जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान झाड़ू पर बटन दबाने वाले लोग अरविंद के फैसले से किस हद तक सहमत हो पाएंगे? इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल के अगले कदम, बीजेपी की राष्ट्रीय संभावनाओं और कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर लगाई जा रही अटकलों को लेकर अनुत्तरित प्रश्नों की एक लंबी फहरिस्त है, जिनके जवाब आने वाला वक्त ही दे सकता है। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लोकपाल के लिए या लोकसभा के लिए, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व बीजेपी सांसद रतन लाल कटारिया जी, वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट पंचकुला मुकेश मल्होत्रा भी हैं और साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रोफेसर मंजीत सिंह भी हैं। प्रोफेसर मंजीत, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत। ये इस्तीफा लोकपाल के लिए या लोकसभा के लिए, जो सवाल उठ रहे हैं?
मुझे तो लगता है कि ऐसे बिना मतलब की बहस बढ़ाई जा रही है। बड़ा साफ है कि जिस रोज़ ये सरकार जब बनने से पहले, ये पहली बार हिंदुस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, राजनीतिक इतिहास में हुआ है कि जिन लोगों ने तो सपोर्ट देनी थी वो इतने तत्पर थे कि कह रहे थे कि अनकंडीशनल सपोर्ट जाके एलजी को जाकर के चिट्ठियां दे के आ गए थे। और मैंने ये भी सुना था कांग्रेस के मुख्य लीडर को कहते हुए कि अगर ये इन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं की तो हम एफिडेविट पर भी अनकंडीशनल लिख के देने के लिए तैयार हैं। इतने तत्पर थे। और वो जो सपोर्ट लेने वाले थे, आपको याद होगा, वो इन पर कंडीशनल लगा रहे थे कि क्या ये जो 18 मांग है ये आप मानोगे असेंबली में तो हम आपकी सपोर्ट लेंगे। तो जब इन्होंने वो चिट्ठी लिखी गई थी, आपको याद है, बीजेपी को भी चिट्ठी, कांग्रेस को भी चिट्ठी लिखी गई थी, और उस चिट्ठी में इन्होंने मतलब सीधा सीधा जवाब तो नहीं दिया, वैसे तो अनकंडीशनल कह रहे थे, फिर कहा कि हम बहस तो करेंगे, क्योंकि इरादे नेक नहीं थे कांग्रेस के ना। इरादे तो उसी वक्त, इसी वजह से वो बार बार पहले ये कह रहे थे कि हम इनकी सपोर्ट नहीं लेंगे, क्योंकि इनका इतिहास ऐसा है, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया कांग्रेस का इतिहास ये है कि ऊपर चढ़ा के पौड़ी खींच लेते हैं। कांग्रेस के इरादों पर सवाल उठा रहे जी। मैं लास्ट में ये कह रहा हूं कि अब ये जो बात हुई है, मतलब ये आज जो वापस लिया है, तो उन्होंने दिखा दिया कि अकेला बीजेपी ही नहीं, जो दोनों का लेटर के ऊपर भी ऐसा ही रिस्पॉन्स था, दोनों पार्टियों का, मुख्य पार्टियों का, कांग्रेस का और बीजेपी का। और जो जिस बात पर ये अभी इस्तीफा देना पड़ा है उसमें पर भी दोनों पार्टियां इकट्ठी हैं। तो सारे देश को साफ नजर आ रहा है कि इनकी असली मंशा और असली पॉलिटिक्स है क्या। कांग्रेस के इरादे पर सवाल उठा रहे हैं प्रोफेसर मंजी। बिल्कुल ये बात इनकी जिन्होंने बात की है बिल्कुल गलत बात की है। जो दिल्ली में मैंडेट था पहले बीजेपी के लिए था, फर्स्ट सबसे बड़ी पार्टी के रूप में था, मगर उन्होंने अपना दावा नहीं जिताया। दूसरा आप पार्टी के पास था, मगर कांग्रेस के पास पूरे सिर्फ 8 थे एमएलए, मगर कांग्रेस ने जो मैंडेट था, लोगों की इच्छाओं के जो उन्होंने मैनिफेस्टो रखा था, उनकी सपोर्ट करते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट दी थी। मगर आम आदमी पार्टी का शुरू से ही यही रहा कि जो लोकपाल वो कह रहे बिना शर्त समर्थन देने की बात आपने कही थी। सिर्फ ये जो सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, सिर्फ लोकसभा के इलेक्शंस के लिए किया जा रहा है। एक एनजीओ चलाने में और गवर्नमेंट चलाने में बहुत फर्क होता है। ये अभी तक भी अरविंद केजरीवाल जी एक एनजीओ के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हैं, उनका गवर्नेंस का बिल्कुल भी मूड नहीं और रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो भाग रहे हैं। जब कांग्रेस ने उनको सपोर्ट दे ही दिया था, तो जो उनके मैनिफेस्टो थे, जो उन्होंने वहाँ पर काम करने की इच्छा चाहिए थी, उनके पास पूरा समय था तो वो वहाँ पर काम करके दिखाते, मगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे और उन्होंने वहाँ पर रिज़ाइन भी दिया। जो भी वे होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करना होता है। अगर चाहे आपने जन लोकपाल बिल पास करना है, उसको एज ए कॉन्स्टिट्यूशन लेके आइए। कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे बड़ा है हिंदुस्तान में, इंडिया में, ना कि एक आदमी कोई भी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है। सरकार कैसे चलानी है, कॉन्स्टिट्यूशन को ही जब एक तरफ रख दिया तो फिर दूसरे सुन लो ना, सरकार कैसे चलानी है हम पार्लियामेंट से सीखते हैं, जो किया आपने। नहीं, पार्लियामेंट वो एक अलग लोगों के आंख में कटारिया बात नहीं, आपको जो गवर्न करना था, आप तो गवर्न करने से भाग रहे हैं। पार्लियामेंट और गवर्नेंस कैसे चलती है, ये सिखा रहे हैं आप लोगों को। कटारिया साहब, बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है। देखिए, इससे बड़ा झूठ कोई और नहीं हो सकता। मैं तो ये कहना चाहूँगा केजरीवाल जी को कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बहुत बड़े बड़े दम भरते थे गुड गवर्नेंस के, बहुत लंबी चौड़ी बातें करते थे कि इंज कर देंगे, उंज कर देंगे, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की बात आई तो दोनों हाथ खड़े करके ऐसे भागे कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री 1 सेकंड के लिए भी जनता दरबार फेस नहीं कर सका। पिछले चोर दरवाजे से ऐसे भागा जिम्मेवारी से कि सड़कों पर आकर बैठ गए, और तब से इनकी पोल खुलनी शुरू हुई और अब तो बिल्कुल ही खुल गई है। कौन चाहता था जन लोकपाल? वो कह रहे कि जन लोकपाल बिल पर आप कांग्रेस के ड्रामा साथ था, मिले हुए हैं, कोई चाहता ही नहीं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना कड़ा कानून लाया जाए। इतनी जबरदस्त जब कांग्रेस पार्टी की इनकी जो डील हुई, वो तो सारी डील थी कि तुम 15 साल किसी के प्रकार की कोई डील नहीं है साहब, कोई भी शीला ऐसी कोई डील दीक्षित नहीं का है। भ्रष्टाचार है, सिर्फ हम कांग्रेस उसको ने बचाएंगे एक लोगों का मैंडेट देखते हुए लोगों को, आप अपना काम चलाइए। दिल्ली के लोगों का मैंडेट देखते हुए कांग्रेस ने सपोर्ट की, ताकि अब कांग्रेस कोई बिजली दिल्ली का के काम कर की सके। बात हो गई, दूसरे काम हो गए, तो फिर इनके अंदर अंदर फिर जो है ना वो आग सुलग पड़ी। इनका तो सिर्फ इनको कुछ नहीं लेना जनता मनता से, इनका तो सिर्फ एक ही मकसद था दोनों का कि किसी तरह से मोदी जी का जो गुब्बारा है उसमें पंचर किया जाए और शिखंडी बनाया जाए। इसको केजरीवाल को शिखंडी बना के बीच में खड़ा कर दो ताकि मोदी जी का रास्ता रुक जाए। प्रोफेसर मंजी, ये बार-बार सवाल उठ रहे कि मुद्दों से आप लोग भाग रहे थे। आप अपने वायदे जो आपने घोषणा पत्र में
पूरे लिखे किए थे कि हम पूरा करेंगे सत्ता में आने के बाद, वो आप, क्योंकि ये लग ही नहीं रहा कि वो संभव होते पूरे होने, इसलिए आप लोगों ने पलायन का रास्ता चुना, और दूसरा लोकसभा चुनाव पर आपकी नजर है। कर रहे हैं ये लोग। एक तरफ तो ये कहते रहते केजरीवाल को कि मैंने निहारी, आपके ही चैनल कहते हैं रोज कि आदमी अब बड़ा जल्दी से सब कुछ करना चाहता है। दूसरी तरफ ये कहने लग जाते हैं जब जल्दी से करता ये कुछ करता ही नहीं, भाग गया। तो भागा कहां से है? आप लोगों ने सिर्फ लोकसभा की तैयारी करने के लिए, अब मुझे जवाब दें, जन लोकपाल का इन्होंने कहा है। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पहला चीफ मिनिस्टर है जिसने मॉरल ग्राउंड पर ये जुर्त किया कि मैं लोगों के पास जाऊंगा, मैं ऐसे बेइज्जती से ये सरकार, लंगड़ी सरकार नहीं चलाऊंगा। और डाउट शुरू से पेश हुए थे, इसी वजह से उन्होंने बार बार आकर के चैनल पर कहा था मैं इनकी सपोर्ट नहीं लेना। लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए कि दिल्ली के लोग चाहते थे कि एक बार सरकार बनाओ, हम आपकी सरकार देखनी चाहते हैं। और जो 49 डेज 49 दिन चली है सरकार, उसमें जितने मुद्दे और जितने फैसले उन लोगों ने लिए पहले किसी भी सरकार ने नहीं लिए। और गवर्नेंस इनसे सीखना है। किससे सीखना है? गवर्नेंस आप 2 महीने तो सरकार नहीं पूरी चला सकते, तो गवर्नेंस क्या सीखेंगे? एक एनजीओ चलाने में और गवर्न करने में बहुत फर्क होता है। आपको सपोर्ट जब दे रही है कांग्रेस पूरी, जो गवर्नमेंट बिल्कुल अनकंडीशनल सपोर्ट है, उसके बाद आप गवर्न नहीं कर रहे तो जो गवर्नमेंट मुख्य मुद्दा ही जो है, जो 40 साल कांग्रेस, एक मिनट आप तो बोलो नहीं, इसलिए कि जो जन लोकपाल बिल 40 साल आप कोल्ड स्टोर में रखा, अन्ना हजारे ने मरण व्रत रखा। 1 मिनट, 40 साल आपको याद नहीं आया करप्शन? जब अन्ना हजारे ने मरण व्रत रखा, किरण पे भी सवाल उठा रही थी कि जब केंद्र में लोकपाल आ चुका है तो आप दिल्ली में लोकायुक्त की बात करते, लोकायुक्त को मजबूत लोकायुक्त लेकर आते, आप जन लोकपाल का मुद्दा उठाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो है तो स्टेट का ही जन लोकपाल का मतलब, क्योंकि जो पहले कह रहे थे तो उस स्ट्रिंजेंट है, होगा तो लोकयुक्ता ही, उसका नाम नॉमेनक्लेचर दूसरा है, तो कि वो उनकी जो पहले डिमांड है उसके साथ वो लिंक करके देखना चाहते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। जी बोलिए। हाँ जी, हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश से। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो हिमाचल दिल्ली में जो अभी सरकार केजरीवाल साहब की घिरी है, तो ये एक ऐसा पहलू अभी सामने देखने में आ रहा है कि आने वाला जो हमारा लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री पद के जो देखा जाता है तीसरा विकल्प जो है, अब तीसरा विकल्प सामने पूरे भारत की जनता को दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल के तौर पर? हाँ जी, ठीक, यही सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल एक तीसरा विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं? इसी पर चर्चा करें। संजीव, आपको क्या लगता है, मुद्दों के आधार पर अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा था जैसा कि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, या ये वाकई जो आरोप लग रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस्तीफा दिया गया है? देखिए, चाहे इस्तीफा उन्होंने जन लोकपाल के कारण दिया हो या न दिया हो, निश्चित रूप से ऐसा है कि जो समय की नज़ाकत, समय का कैसे बतिया इस्तेमाल करना है, वो इनकी टीम बहुत अच्छी तरह जानती है। और निश्चित रूप से अगर हो सकता है कि जन लोकपाल के कारण अगर इन्होंने इस्तीफा भी दिया हो तो वो जन लोकपाल की बात करते हुए मौके का इस्तेमाल तो करेंगे। अगर उनके फेवर में जा रहा है तो राजनीति में है, कोई संत समाज से तो है नहीं कि हरिद्वार में जाके बैठेंगे या बनारस में जाके बैठेंगे। ऑटोमेटिक अगर लगेगा कि हमारी सीटें बढ़ सकती है तो बढ़ेंगे। लेकिन देखिए, 2 बातें हैं। प्योर राजनीतिक बात हो रही है कि लोकपाल के कारण गिर गया, बिजली किया कि नहीं किया। देखिए, डे 1 से जब सरकार बनी थी तो सबको पता था कि 28 विधायक हैं, कितना लॉन्गिंग गवर्नमेंट चलेगी, कितना लंबा खींचेंगे। अरविंद केजरीवाल ने भी साफ कह दिया था। तो सर्टेन कुछ मसलों पे इन्होंने इमीडिएट फैसले लिए थे, वो फैसले ऐसे थे जो जनता के जुड़े हुए मामले थे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो इन्होंने जो लास्ट में लिया, केजरीवाल साहब को पिछले 1 महीने बड़े आरोप लग रहे थे कि कांग्रेस से इंटरनली मिल गए हैं। हालांकि ये डे 1 से इन्होंने एजेंडा फिक्स कर रखा था कि इस टाइम पे ये करना, इस टाइम पे ये करना, इस टाइम पे ये करना है, और उसी हिसाब से चलते गए और लास्ट में उन्होंने जो अटैक किया वो रिलायंस पे किया। यानी जो कुछ भी है वो सारी तैयार रणनीति के हिसाब से। एकदम वो बहुत रणनीति से चलने की अच्छी आदत है इनकी, और ये मतलब कि यही इनके सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण है। दिल्ली में जो इनको सफलता मिली है वो, देखिए, मुकेश अंबानी को लेकर जो इन्होंने जो एक कैंपेन चलाया, वो क्या हुआ है कि इस इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में अब क्या होगा, अभी तक जो इलेक्शन हो गया था वो हो गया था राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, 2 एक फिगर बन गया था। लेकिन उस फिगर के पीछे कोई निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल गलत नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है अरविंद केजरीवाल के पीछे भी कुछ होंगे, कारपोरेट हाउसेज अरविंद केजरीवाल के पीछे भी होंगे। लेकिन ये तो तय है ना कि कुछ कारपोरेट घराने देश की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने सफलतापूर्वक एक तीसरा चेहरा सामने लाया है जो इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में इस बार बनेगा। लोकसभा इलेक्शन में वो अरविंद केजरीवाल क्या चाहते थे, लोग भी चाहते थे कि कुछ एक, योगेंद्र यादव ने आज ये बात कही है कि जो बीजेपी थी वो सिर्फ सब्स्टिट्यूट दे रही थी, हमने विकल्प दिया है।
नहीं देखिए, विकल्प की बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे, अरविंद केजरीवाल चेहरा, बात ये नहीं है कि यही आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की रणनीति या योगेंद्र यादव की राजनीति को कांग्रेस और भाजपा नहीं समझ पा रही है। देखिए, मुकेश अंबानी का जो चेहरा उन्होंने रखा है बहुत कैलकुलेटिव रखा है। आपको नहीं, आप लगता है थोड़ा सा आप बैक में जाइए। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब वित्त मंत्री थे तो उनका क्या झगड़ा था राजीव गांधी से? बिफोर्स का झगड़ा बाद में आया था। सबसे पहले अंबानी से उनका झगड़ा हुआ था। वित्त मंत्रालय उनसे छीना गया था अंबानी के कारण, अंबानी के कहने के कारण उनका वित्त मंत्रालय छीना गया था। ये कहीं भी आपको कोई भी उस समय का राजनेता है वो बता देगा। राजीव गांधी ने उससे वित्त मंत्रालय छीन लिया गया था, उनको डिफेंस भेजा गया, उसी खुंदक में उन्होंने डिफेंस का घोटाला निकाल लिया। एक मिनट रोको, आपको एक दर्शक हमसे जुड़ना चाहते हैं। जी हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं शिमला से बोल रहा हूँ जी। हाँ मैडम, ऐसा सबसे बड़ी बात है केजरीवाल जी ने, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की जनता ने उन्होंने उनको मौका दिया। कांग्रेस ने किसी भी कंडीशन में उनको सपोर्ट किया हो, उनका अपना कोई भी हित रहा हो, जिस भी मर्जी से उन्होंने दिया, उनको एक तरह से उन्होंने सपोर्ट किया। एक बहुत अच्छा मौका था केजरीवाल जी के पास में अपने आप को सिद्ध करने का, जो वो स्टेज में बन के दुनिया उनके साथ में थी, सब जगह से आंदोलन में उनके साथ। आपको लगता है वो मौका उन्होंने गंवा दिया है? नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ या बड़े मौके की तलाश में है वो? नहीं, वो बात की बात है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन मैं जो कहना चाहता हूँ जी, बाकी सब टीवी में मैं बहुत देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। देखिए, मेरे को अगर अपने आप को, मैं वाकई एक सिद्ध पुरुष हूँ, वाकई मैं अगर एक ऑनेस्ट आदमी हूँ, तो जितना टाइम मेरे को मिल रहा है, अगर कांग्रेस इस पोजीशन में थी कि वो उनको नकार नहीं सकती थी किसी भी स्टेज पे, क्योंकि उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट उनको दी थी। तो कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने जितना भी टाइम था, क्या एक दिन भी उन्होंने अपने आप को ये सिद्ध करने की कोशिश करी कि वो जनता का हित चाहते हैं? ऐसा देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। अच्छा, आपका ये कहना है कि वो ये संदेश नहीं दे पाए कि वो आम आदमी के साथ खड़े हैं और आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं, आप यही कहना चाहते हैं? साथ नहीं, वो सिर्फ अपने साथ खड़े हैं। हाँ। अपनी महत्वाकांक्षा के साथ में खड़े हैं। ठीक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ गुड़गांव से जुड़े हैं। जी बोलिए। शायद उनसे संपर्क कट गया है। संजीव, ये जो सवाल उठ रहा है, देखिए, इस पर भी मैं ये कहता हूं कि आप एक बात बताइए कि केजरीवाल से 58 दिन के अंदर आप क्या हिसाब किताब लेना चाहते हैं? यही हिसाब आप शिवराज सिंह चौहान से क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, मैं एक बड़ी सिंपल, यही हाथ आप वसुंधरा राजे से भी पूछिए ना, 58 दिन में कोई भी सरकार क्या कर सकती है? पहले तो सवाल हर टीवी चैनल ये क्यों पूछ रहा है केजरीवाल से हिसाब किताब क्यों पूछ रहा है? कुछ घोषणा पत्र वादे शिवराज सिंह ने भी किए हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने भी मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ कि 3 स्टेट में चुनाव हुए हैं, 4 स्टेटों में हुए, 3 स्टेट को आप छोड़ के सिर्फ एक केजरीवाल से सवाल पूछना पहले बड़े नैतिक रूप से बहुत बढ़िया नहीं है। ये लगता है कि आप प्लांट कर रहे हैं, किसी एक के पीछे लगे हुए हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि किसी भी आदमी का असेसमेंट आप 58 दिन या 48 दिन या 50 दिन में नहीं कर सकते। ये हर कोई जानता है। कोई स्कूल बना देंगे, वो 500 स्कूल बना देंगे 58 दिन में। 10 साल में कोई नहीं बना सकता। 60 साल में जब आप स्कूल और पानी और बिजली नहीं दे सके पूरे देश को, तो उनसे 58 दिन में क्या ले लेंगे? सवाल यह है कि आप केजरीवाल को ऐसे ना गिरिए। सवाल यह है कि देखिए, केजरीवाल भी कहीं ना कहीं से गाइडेड मिसाइल है, पहला बात, जिसके पीछे कोई बहस नहीं कर रहा है। वो भी गाइडेड मिसाइल है, बाकी जो कुछ गाइडेड मिसाइल है उनके खिलाफ वो अटैक कर रहे हैं। सवाल ये है, एक अहम सवाल, गाइडेंस कहाँ से? गाइडेंस पे एक सवाल उठ रहा है कि 2010 में जो इनकी संस्था कबीर थी, उसमें जुलाई महीने में एक यूएसए की महिला रिसर्च स्कॉलर सिमरत ली आई भारत के अंदर, कबीर से जुड़ी, 4 महीने काम किया। जो इनका गुड गवर्नेंस और जो स्वराज बिल है उसका पूरा का पूरा डाटा उसने तैयार किया है। आप विदेश की बात कर रहे हैं, हांगकांग से एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, संजीव जी। हाँ जी बोलिए। सत श्री अकाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हांगकांग से बोल रहा हूँ। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आपकी डिबेट सुन रहा था, लेकिन हम तो विदेश रहते हैं, हमको कोई मालूम नहीं है। भारतीय हैं आप भारतीय प्रवासी भारतीय हैं आप प्रवासी भारतीय हैं? हाँ जी, आप भारत से बिलोंग करते हैं? आप क्या प्रवासी भारतीय हैं? पंजाब से बिलोंग। क्या नाम है आपका? नाम बता सकते हैं? कमलजीत सिंह। जी बोलिए। हाँ जी, मेरी बात ये है कि वैसे तो हिंदुस्तान की राजनीति सारी भ्रष्ट हो चुकी है, लेकिन बात ये है कि केजरीवाल को बहुत बड़ा मौका मिला था, लेकिन इन लोगों ने मौका संभाला नहीं। लोगों को जो वादा किया उस वादों को भूल करके जो लोगों के साथ चोन मैनिफेस्टो दे के वोटो लिया, इतने थोड़े टाइम की पार्टी ने उस 2 महीने में काम नहीं करके दिखाया। लेकिन
एक मुद्दा बना के जन लोकपाल बिल का तो लोकसभा की तैयारी करने का काम किया है। तो लोगों के साथ ऐसी राजनीति पहले बहुत है हिंदुस्तान में, लेकिन जो कोई नई पार्टी आती है उसको भी काम करके दिखाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि कभी तरने के बैठ जो, कभी रोड बंद कर दो। हाँ, यही सवाल जिस पर हम चर्चा करें। शुक्रिया कमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी एक और कॉलर है गुड़गांव से, जी हरियाणा से है जी, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं कुलदीप बोल रहा हूँ हरियाणा से जी। जी बोलिए, हरियाणा में कौन सी जगह से? भिवानी। भिवानी से, ठीक है, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी, अब हरियाणा से जी, अरविंद केजरीवाल जी, भिवानी भिवानी। बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं। भिवानी 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 क्या है ना केजरीवाल जी। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, अरविंद केजरीवाल जी किसानों की कोई बात ही नहीं उठा रहे, जबकि हिंदुस्तान के अंदर 70% किसान और मजदूर है, और दिल्ली के अंदर ये मुख्यमंत्री बने थे, ये इत्तेफाक से बन गए थे, इत्तेफाक से। कई बार अब नहीं, अब तो आपके हरियाणा में वो आ रहे हैं, किसानों की भी बात वो कह रहे हैं कि करने वाले हैं, किसान यूनियन का उनके साथ संगठन भी हो चुका है। 5 आदमी जाकर ये कह देंगे हम किसान हैं, उनको ये पता नहीं गेहूं 1 एकड़ में कितना गेहूं डाला जाता है, कितना तना डाला जाता है, उसको किसान थोड़े मानते हैं हम। ठीक, ये अपने आदमियों को पहले भेज देते हैं, अब किसानों की आवाज उठाओ। आज तक इसने क्या किया था आंदोलन के बाहरी दिल्ली के अंदर, देखो आप बाहरी दिल्ली के अंदर। ठीक ठीक जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर मंजीत आपके लिए शायद ये सवाल था। नहीं, जब वो बने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, दिल्ली की बात है, लेकिन अब हरियाणा में भी आप हरियाणा में तब से आप कह रहे हैं कि हम 10 सीटों पर लोकसभा, उसके बाद विधानसभा चुनाव, जो संदेश जा रहा है वो ये है। नहीं 23 तारीख को बड़ी रोहतक में रैली हो रही है, तो उसमें वो बड़ा कट होएगा, वहाँ किसानों की बातें भी होगी, क्योंकि वो हरियाणा इंटीरियर में जाके रैली हो रही है। तो जो दिल्ली में जो जिसकी वो गवर्नमेंट गवर्नेंस जिस काम के लिए उनको इलेक्ट किया, तो वहाँ तो किसान ठीक है पेरीफेरी में हो सकते हैं, किसान सेंटर में है ही नहीं। वहाँ स्लम का है, गरीब का है, और वो मुद्दे थे, झुग्गी झोंपड़ी के मुद्दे थे, वो तो उन्होंने बड़े तगड़े तौर पर फिर भी ये सवाल उठते रहे कि बहुत सारे चीजें आपके उसमें एजेंडे में दिखाई नहीं देती। देखिए केजरीवाल ने जो बात उठाई है ना कि कांग्रेस बीजेपी एक है, वो सिर्फ विधानसभा को लेकर सवाल नहीं है। आप देखिए केजरीवाल इलेक्शन में जो मसला लेके आने वाले हैं वो एक बहुत कैलकुलेटेड मसला है। वो मसला ये है कि उन्होंने अंबानी के साथ अदानी का नाम लिया। मसला ये है कि जब कोलगेट घोटाला हुआ था, तो कोलगेट घोटाला में जो मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार के जानकारी में सारा कुछ हुआ, लेकिन उसमें बीजेपी के जो शासित राज्य जो थे वहाँ से रिकमेंडेशंस आए थे उन्हीं औद्योगिक घरानों को लेकर, और उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी थे, अर्जुन मुंडा भी थे, झारखंड के मुख्यमंत्री। तो वो एक सेलेक्ट, और वो देखिए अभी जैसे उन्होंने किसान की बात करी, लेकिन केजरीवाल ऐसा है कि वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो सिर्फ सारी वोटों को लेकर चल रहे हैं। अब अगर वो माइनिंग की बात कर रहे हैं, संसाधनों की लूट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज़मीन भी आ जाता है, जंगल भी आ जाता है, और कॉरपोरेट घरानों का खेल आ जाता है। तो उससे पूरा का पूरा एक एरिया प्रभावित, मतलब कि उसके वोट बैंक को प्रभावित करती है उनकी बात। अब सवाल ये है कि केजरीवाल इस एजेंडे को कितना ले जाते हैं, कितना सक्सेस होंगे, ये तो टाइम बताएगा। लेकिन एक चीज़ को ये मान के चलिए कि इलेक्शन में जो सिर्फ गुड गवर्नेंस की जो बात हो रही थी ना, तो गुड गवर्नेंस पे जो बात हो रही थी, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने किया, एक तो केजरीवाल इफेक्ट तो आप मानिएगा ना। राहुल गांधी कुली के पास गए, ये केजरीवाल इफेक्ट है। आज तक तो राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आते थे आम आदमी के, एक दलित के घर में अमेठी गए थे। सभी आम आदमी अच्छा, वसुंधरा राजे का आप नहीं सोच सकते, कल राजस्थान में मिड डे मील का जो एक मतलब कि ऐसी महारानी है कि सामने विधायक नहीं बैठ सकते हैं, वो मिड डे मील का खाना स्कूल में खाया। इसको मैं केजरीवाल इफेक्ट मानता हूं। गाड़ियों का काफिला भी कम हो गया है, उत्तर प्रदेश में गाड़ियों का काफिला लाल बत्ती पे रुकने लगी, ये तमाम चीजें। तो देखिए इस इफेक्ट को आप एक बार और रोकना पड़ रहा है क्योंकि मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। संजीव आप अपनी बात खत्म करिए, पहले तो आप एक संस्था पर भी इनकी सवाल उठा रहे हैं। नहीं देखिए, फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग पे तमाम सवाल उठ रहे हैं, फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फिर उसके बाद वो महिला जो यूएसए की थी सिमरत ली, उस पर सवाल उठे हैं। एक अहम सवाल है, वो सवाल है जो उस दिन भूषण साहब वाला भी हमने सवाल उठाया था कि भूषण साहब पे भी अभी हिमाचल विजिलेंस ब्यूरो ने कहा है कि इनका ज़मीन जो है वापस ले लो। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश पे भी उन पे कुछ आरोप लगे थे। तो देखिए भ्रष्टाचार को लेकर आप ये कह सकते हैं कि लेस करप्ट कहाँ है। हमें मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं अगर कंपेरेटिवली भाजपा और कांग्रेस से अगर तुलना करेंगे तो लेस करप्ट है। आप ये नहीं कह सकते कि 100% हरिश्चंद्र है वो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि केजरीवाल के अफेक्ट को आप इनकार नहीं कर सकते। केजरीवाल का अफेक्ट है, और लोगों और ये जो खास करके जो शहरी मध्य वर्ग है, शहरी मध्य वर्ग में ये भाजपा और कांग्रेस के लिए बहुत भारी चुनौती है बनने जा रहे हैं इस बार।
मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मुझे तो संजीव ये नहीं समझ लग रही कि आप फूड फाउंडेशन के एजेंट हैं, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं कि उसको बदनाम कर रहे हैं। मतलब ये सोचो, कह रहे हैं कि केजरीवाल अच्छा पॉलिटिक्स पर असर कर रहा है, सारे उसके लेसन पर चल रहे हैं, कह रहे हैं उसकी बैकग्राउंड जो है बैक पर गाइडेड मिसाइल जो है, एक मिनट गाइडेड मिसाइल है वो, हम तो सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। फूड फाउंडेशन चला नहीं, जानकारी हमें है, फूड फाउंडेशन दे रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि आप फूड फाउंडेशन के सेवा तो नहीं कर रहे ये कह करके। देखिए पांडे जी की जो बात आई, ये कह रहे हैं कि गाइडेड है। मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल जी जो है वो अनगाइडेड मिसाइल साबित हुई है, पता नहीं अपने आप ही में ही मार ले। यानी कि जहां तक फोर्ड की भी ये बातचीत आई है फाउंडेशन की, तो मैं सुना करता था पहले कांग्रेस के अंदर सीताराम केसरी जी खजांची होते थे, तो उनके बारे में ये था ना खाता ना बही, जो सीताराम केसरी कहे वो सही। तो वही हाल केजरीवाल का हुआ कि जो एलजी कहे कुछ नहीं है जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहे कुछ नहीं है जी, अपने आप ही जन लोकपाल बनाएंगे, अपने आप ही लाएंगे, ना एलजी इंट्रोड्यूस करेगा, ना कोई संविधान विशेषज्ञ की राय मानेंगे, जो केजरीवाल जी कहेंगे वही बिल्कुल सही होगा। और उसी चक्कर के अंदर जो है केजरीवाल जी चले गए। एंड जितनी यानी कि फेल्ड पॉलिटिशियन साबित हुआ है, मैं तो 40 साल से एज ए होल टाइमर काम कर रहा हूँ, पूरी तैयारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए। आप बीजेपी पर खतरा नहीं मानते हैं? जी बच गया बाजा। लोकसभा तो क्या, विधानसभा के अंदर भी जो है एक वोट के लिए तरसे। सर हमारे साथ दर्शक दो जुड़ चुके हैं जी, बोलिए। कुछ किया होता तो लोकसभा की बात करते। हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम शिमला से बोल रहे हैं जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना ये है कि किसी आदमी को दूसरे पे लाछन लगाने से पहले क्या यह अपने आप को सिद्ध करना जरूरी नहीं है कि वो भी एक सच्चा इंसान है? किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन किस पे लांछन लगा रहा है? केजरीवाल जी और उनकी सरकार की बात कर रहा हूँ। इन 49 दिन के अंदर मेरे को एक ऐसा भी काम बता दीजिए उनका जो कि उन्होंने जनता के हित के लिए किया हो। ठीक है, पूछ लेते हैं जी। बिजली, सो कॉल्ड बिजली, पानी, ये सब्सिडी दे के कुछ काम कराना एक आम आदमी कोई भी कर सकता है, पर उन्हें आम आदमी की बात करते हैं। यही सवाल उठ रही थी कि उनको वक्त कितना दिया गया, और सिर्फ केजरीवाल से ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि वो कितना काम क्या कर रहे हैं? बाकी की जो सरकारें अभी आई हैं उनसे क्यों नहीं ये सवाल पूछा जाता कि उन्होंने 49 दिन में कितना काम किया है? यहीं पे चर्चा हो रही थी अभी। सही कहते हैं आप, ये सही कह रहे हैं कि ठीक, ये इस पर भी पूछ लेते हैं आम आदमी पार्टी से। एक और दर्शक, हाँ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी। कहाँ से बोल रहे हैं जी? प्रोफेसर जी बोलिए। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं आप सर? सर मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोलन से, लाहौर से। क्या कहना चाहते हैं? सर ये जो बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले पार्टी पे बदनाम का कलंक लगा रहे हैं, तो जरा इनसे ये पूछिए कि अगर कल हमने देखा है खुद कि उस टाइम ये कांग्रेस वाले पहले उनको सपोर्ट दे रहे थे, उसके बाद ये कैसे खड़े हो गए? जब वो केजरीवाल जी को संविधान की लवली को संविधान की सारी हिस्ट्री दिखा रहा था, संविधान के बारे में उनको सभी को दिखाया उन्होंने कि संविधान में कोई लिखा हुआ नहीं है, केजरीवाल जी ने दिखाया इनको, फिर भी वो कर रहे हैं। ये दोनों करप्ट काम कर रहे हैं। ये तो हिमाचल में बताएंगे इनको, पब्लिक सब जानती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहतक से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र है जी मैडम जी। जी बोलिए। मैडम जी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो दोनों पार्टी है इनका हिसाब आपने भी नहीं लिया कभी। बताइए। केजरीवाल का आप 50 दिन में काम का वीर सब कुछ देखना चाह रहे हो, पूछना चाह रहे हो क्या किया क्या नहीं, हर एक चैनल वाला का कर है। और पार्टियों की सरकार बन रही है 10 साल 15 साल तक, उनका कोई काम आपने कुछ काम जनता के लिए नहीं बताया। ये करे हमने विकास कर दिया, विकास कर दिया। ये ठीक है, ये सवाल आप यहाँ उठा है, हम उस पर भी जवाब ले लेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ गुड़गांव से जुड़ रहे हैं जी। हाँ हेलो जी बोलिए। बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? बोलिए सर, बोलिए। मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ मैडम, गुड़गांव से जी।
मेरा कहना ये है कि जो ये केजरीवाल जी ने जो इस्तीफा दिया है। हेलो, बोलिए सर, सब सुनाई पड़ रहा है, आप बोलते जाइए, हम सुन रहे हैं। जो केजरीवाल साहब ने जो इस्तीफा दिया है, ये सब इनकी कांग्रेस की और केजरीवाल जी की मिली भगत है। इनको मोदी को रोकने के लिए वोट काटने हैं, जो शहरी वोट है 5%, और उनकी सीटें रोकनी है। उसके बाद इनका केजरीवाल जी का और कांग्रेस का जो खेल है ये सामने आ जाएगा। सब पार्टियां एक तरफ मोदी जी को रोकने के लिए पड़ी हुई हैं। हर दल मोदी जी को रोकना चाहता है और देश मोदी जी को लाना चाहता है। आपको ये लगता है कि बीजेपी को मोदी का रथ रोकने के लिए ये सारी मिलीभगत है? एक और कॉलर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, हम राजस्थान अलवर से बोल रहे हैं, पीपली ग्राम से। बोलिए, जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हम सुन रहे हैं सर। तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी हैं। बोलिए बोलिए सर, इनको थोड़ा लोकसभा में मौका दिया जाए। ठीक, समझ आ गई बात। हाँ, तब शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में कॉलर से तो ये लग रहा है, आपके कॉलर से लग रहा है कि फाइट बराबर है। हाँ, आप देख रहे हैं कि मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस के पास से प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। कांग्रेस कहीं दिख ही नहीं रही है। कांग्रेस क्यों नहीं कहीं दिख रही है मुकेश जी? बात सिर्फ 50 दिन की नहीं है। कांग्रेस सिर्फ मिलीभगत में नजर में आरोप लग रहे हैं। बात उनकी इंटेंशन की, अगर अरविंद केजरीवाल की इंटेंशन ठीक होती तो पूरी तरह से वो जो सपोर्ट मिली थी उसमें वो गवर्न भी करते और जो मैनिफेस्टो में उन्होंने काम कहे थे वो अपने काम भी करते, और जो उन्होंने लोकपाल बिल को क्लियर करवाना था वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वे से उसको क्लियर कराते। वो कॉन्स्टिट्यूशन को तो कुछ समझ नहीं रहे। एज ए सीएम होते वो धरने बैठ जाते हैं। जब सरकार आपके अंडर है, काम आपने करना, तो आपको धरने में बैठने की जरूरत नहीं। एक मुझे अपनी बात, आप मुझे बात करने दीजिए। वो धरने पर नहीं जब आपकी इंटेंशन तो लोकसभा चुनाव पर है, आप चाहते हैं भी दिल्ली के जो लोग हैं उन्होंने आपको सपोर्ट किया है उसको तो आप ताक पे रख रहे हैं, उनकी आप मंशा नहीं देख रहे। जो दिल्ली के लोगों ने आपको भरपूर सपोर्ट दिया, आपको रूल दिया, कांग्रेस ने आपको अनकंडीशनल सपोर्ट दी, वो सब तो आपने एक तरफ रख दिया। सिर्फ आपको लोकसभा का चुनाव दिख रहा है भी जल्दी से मैं प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे बैठ जाऊं, और उनके दिमाग में कुछ नहीं है। सिर्फ इंटेंशन ही उसकी क्लियर नहीं है। इंटेंशन ही उसकी क्लियर नहीं है। अगर उनकी इंटेंशन क्लियर होती तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। अगर अनकंडीशनल सपोर्ट होती तो फिर कल सपोर्ट करते। सपोर्ट हम कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलिए ना। आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। आप जन लोकपाल जा रहे हैं, खुद 10 साल से कह रही है उसको कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने कह दिया वो ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट को ज्यादा अधिकार होने चाहिए। 10 साल से कह रही है। जब उसने उस चीज को असर्ट किया है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलिए। आपने जो भी बिल पास करना है आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर रख रहे हैं। नहीं, दूसरी बात ये है, आप पर भी बार-बार आप कितनी बार ये बोल चुके हैं चीफ मिनिस्टर धरने पर बैठ गया। क्या पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ। चीफ मिनिस्टर दिखाइए कौन धरने पर बैठा है। आप दिखाइए, मुझे आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पढ़ानी है। कौन चीफ मिनिस्टर धरने पर बैठा? आपको टाइम मिला, आप सपोर्ट करिए लोगों की। केरला का चीफ मिनिस्टर धरने पर बैठा था, तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर धरने पर बैठा था, कर्नाटक का अगर किसी ने गलत किया तो आप भी गलत कर देंगे साहब। ममता धरने पर बैठी थी, ये पहली बार नहीं बैठी है। आपको टाइम मिला, आप जो दर्शक भी एक सवाल उठा रहे थे, क्या इस इस्तीफे से बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है? क्या जो मोदी रथ की बात कही जा सकती है, क्या वो रुक जाए, उस पर कुछ असर पड़ेगा? कोई 0% भी किसी किस्म का असर पड़ने वाला नहीं है। केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए हैं। लोकसभा में वोट किस चीज से मांगेंगे कि मैं 58 दिन सीएम रहा और कुछ भी नहीं कर सका और जिम्मेवारी से भाग गया, ना कॉन्स्टिट्यूशन को मानना ना एलजी को मानना। तो ऐसे व्यक्ति को कौन वोट देगा जो अकाउंटेबिलिटी है? When he is not responsible towards accountability, then who will faith on him? कौन उसके ऊपर विश्वास करेगा ऐसे व्यक्ति? तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि उन्हें मौका तो पहले दीजिए ढंग से, उसके बाद पूछिए। बाकी के 4 राज्यों में क्यों नहीं पूछते आप जाकर कि उन्होंने क्या किया? बीजेपी ने तो इतना बढ़िया मौका दे दिया था। हमारे एमएलए थे, हमारा हक बनता था। हमने केजरीवाल जी को कहा कि आइए आप सरकार बनाइए, चलाकर दिखाइए। हाँ, बाकी जो कांग्रेस के साथ दिल्ली में इतनी महान दिख रही थी संजीव, क्या सिर्फ ये महानता थी बीजेपी की? हमने सरकार नहीं बनाई, या इसके पीछे वजह कुछ और थी? उस मामले में बड़े नहीं, मैं उसका उदाहरण देता हूँ। बड़े महान केजरीवाल इफेक्ट का इतना ज्यादा असर था कि ये इस वक्त नहीं महान तो भाजपा नहीं, आप सुनिए, नहीं कोई भी बीजेपी इतनी महान। आज तक देश में हुआ क्या है? यही कुछ किया आप लोगों ने। जब एक सांसद चाहिए था, अटल जी ने चिमटे से
भी नहीं छुआ। नहीं एक MP चाहिए था। सुनिए उदाहरण दी, कटारिया जी को मैं एक उदाहरण देता हूँ। दल बदल के लेकर भाजपा कितनी ऑनेस्ट पार्टी है। हिमाचल में क्या हुआ था? कल्याण सिंह, नहीं छोड़िए हिमाचल छोटा स्टेट है, कोई बहुत मायने रखता। कल्याण सिंह ने 2 बार हॉर्स ट्रेडिंग उत्तर प्रदेश में किया, ये ऑन रिकॉर्ड है। और सरकारें बनी, लोकतांत्रिक कांग्रेस बनवा दिया, जगदम्बिका पाल कभी CM बन गए। भारतीय जनता पार्टी वो सारे अच्छे काम करती है जो एक सरकार बनाने के लिए करना चाहिए, उसमें हॉर्स ट्रेडिंग भी है। झारखंड में इन्होंने शिबू सोरेन को इतना गाली दिया, बहुत चोर है, भ्रष्ट है, बेईमान है, और शिबू सोरेन के साथ मिलकर चीफ मिनिस्टर बन गया और वहां दगाबाजी करी। जब बेचारों का 2.5 साल उनका टाइम आया तो भाग गए, कहते ना। दिल्ली में इतनी महानता की बात क्यों? दिल्ली में महानता किस लिए थी कि प्रेशर देखिए, जब बात उठने लगती है। लोकपाल 64 से नहीं पास हो रहा था, 65 से लोकपाल पास हुआ। ये समय के साथ हमेशा चेंज होता है। अब देखिए दिल्ली में प्रेशर आया ना कि कुली के पास राहुल गांधी तो गए ना, आप मल्होत्रा ही साथ बैठे हैं, पूछिए कांग्रेस मैनिफेस्टो बनता है 3 से कितनी राय ली जाती थी। अब आम लोगों के बीच राहुल गांधी क्यों बैठ रहे हैं जाके ट्राइबलों के बीच? बेसिकली बीजेपी में भी कोई फर्क आया? बीजेपी में तो बीजेपी नमो बिस्कुट बेच रहे हैं गली में जाके। नहीं देखिए, बीजेपी का जो सबसे बड़ा फर्क है, जो आइडियो लीग है जिसको भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मेजर फर्क आ रहा है इस बार, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सबसे बड़ा फर्क पड़ा है, हाथ से धोते थे कार्यालय में। नहीं, उपाध्याय जी के टाइम इसकी विचारधारा को हम लेकर चल रहे हैं। देखिए श्यामा प्रसाद आत्म मानववाद को लेकर बीजेपी चल रही है। पहले क्यों नहीं बताया, अभी क्यों बताया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले तो नहीं बताया आपने को चाय बेचता। अब हमारी बात सुनिए, आपने अटल जी का वो देखा है, सुनिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपने कुशाभाऊ ठाकरे जी का जीवन देखा है। नहीं सीमा रतनलाल कटारिया जी बड़े अच्छे हैं। सुषमा स्वराज जी की आप सादगी देखिए। हाँ सुषमा, येदियुरप्पा के वो रेड्डी ब्रदर्स के बड़े खास हैं, ये मत बोलिए। रेड्डी ब्रदर्स के बहुत खास है सुषमा जी, इसलिए ज्यादा उनका पोल ना खुलवाइए। नहीं बेबुनियाद आरोप नहीं है, रेड्डी ब्रदर्स जेल में है, जेल में है। सुनिए देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सबसे बड़ा बेसिक परिवर्तन आया है वो इस चुनाव में दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी में जो ईमानदार वर्कर है और जो सर्वे रिपोर्ट्स में जिनके नाम जा रहे हैं, हो सकता था कटारिया जी का टिकट कल को कट जाता अगर केजरीवाल ना होते तो, लेकिन हो सकता है कि आज कटारिया जी का सर्वे में नंबर 1 नाम है तो कटारिया जी को टिकट मिलेगा, क्योंकि ये डर हो गया कि कहीं केजरीवाल ना लपक ले, केजरीवाल ना खड़ा कर दे। तो ये ईमानदार छवि का जो भाजपा। अब बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय के। भारतीय जनता पार्टी में प्रमोद महाजन, अनंत कुमार जैसे भी लोग हैं। प्रमोद महाजन का जो हुआ सारा देश जानता है। अनंत कुमार के साथ क्या हुआ? अनंत कुमार नीरा डाडिया केस में नाम तो आया है ना अनंत कुमार का, कहीं ना कहीं चर्चा में तो आ ही गए ना। बेशक उनका कोई ऐसा उस घोटाले में नाम नहीं है, लेकिन चर्चा में देखिए पुराने आदमियों का नाम, जो अच्छा है आप उसका नाम ले रहे हैं, आपकी पार्टी के अंदर जो बुराई है उसका आप नाम नहीं ले रहे हैं। बात यह है, बात मैं नहीं कहता जी के जीवन को मैं जानता हूं कितना साफ है उनका जीवन। मैं कह रहा हूं कि साफ है, मैं कहां गलत कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब 2G स्पेक्ट्रम में नीरा डाडिया का नाम आया और जब सारा कुछ नाम आया तो बीच बीच में चर्चा में अनंत कुमार जी भी आते रहे कि सबसे पहले जब नीरा डाडिया यहाँ लैंड की तो सबसे पहले अनंत कुमार जी के संपर्क में आई थी भारत के अंदर, जब USA से आई थी चाहे जहां से भी आई थी। तो सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी चेंजेस कुछ नजर आ रहे हैं उसमें केजरीवाल फैक्टर को आप इंकार नहीं कर सकते। इवन कांग्रेस में भी ये चेंजेस आएंगे। कांग्रेस में तो कह रहा हूं, कांग्रेस में आम आदमी और ये जो 15 आया कि 15 लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग करके हम कैंडिडेट तय करेंगे, केजरीवाल फैक्टर है कि केजरीवाल फैक्टर अब लोकसभा चुनाव में कितना असर करेगा आम जनता पर। पहले मेरा सवाल यही था संजीव कि क्या लोकसभा चुनाव पर भी जो लोगों में इसका असर डाल पाएंगे कि ये जो इस्तीफे वाला जो भी घटनाक्रम हुआ है उसका लोगों में क्या असर पड़ सकता है? क्या वाकई लोग ये मानेंगे कि हाँ हमारे मुद्दे पर, जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर इस्तीफा दिया, या जो किरण बेदी कह रही है कि वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकपाल तो आ ही चुका है, आपको लोकायुक्त की बात करनी चाहिए, आप जन लोकपाल की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं देखिए, लोकपाल हर राज्य को एक लोकायुक्त तो चाहिए ही ना। अगर उसमें दिल्ली में अगर जन लोकपाल ला रहे, देखिए लोकायुक्त तो उस पर मत बात कीजिए। लोकसभा चुनाव की जहाँ तक बात है ना, तो आप ये मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी ने जब अपने कैंपेन को संभाला तो नरेंद्र मोदी भी एक स्पेसिफिक एरिया में अपने अफेक्ट को डाल रहे हैं। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे बंगाल में उनका इफेक्ट नहीं दिख रहा है, उड़ीसा में इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का मुद्दा बनेगा, उनको वोटें आएंगी। आप ये नहीं कह सकते इनको वोट नहीं आएगी। हर राज्य में जहाँ जहाँ कैंडिडेट खड़ेंगे इनको वोट आएंगे। दिल्ली में इस्तीफे के बाद क्या ज्यादा वोट आ सकते हैं? हरियाणा पंजाब में उसका इफेक्ट दिख रहा है। अब सीट में कन्वर्ट करना अभी फिलहाल बहुत संभव नहीं है, उसके लिए बहुत लंबा कैडर चाहिए आपके पास। गांव में बूथ पे पहुंचाने के लिए बंदे चाहिए तो किसके कटेंगे? देखिए अभी तो फिलहाल जो सर्वेस आ रहे हैं और जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से तो ये कि कांग्रेस का जो बहुत बड़ा सेगमेंट टूट रहा है वो बीजेपी के बजाय अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में तो कोई सर्वे ऐसा नहीं है। जहां जहां इनकी सीटें दिख रही हैं सर्वे में, दिल्ली दिख रही है, चंडीगढ़ सीट दिख रही है,
हरियाणा में 1-2 सीट दिख रही है, वहाँ पे वो देख रहे हैं कांग्रेस का जो मैक्सिमम वोट जो कट रहा है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ जा रहा है, और जो बीजेपी को उम्मीद है कि हम खींचेंगे वो बीजेपी की तरफ नहीं जा रही है। तो ये बीजेपी के लिए एक चिंताजनक बात हो सकती है। अब अरविंद केजरीवाल का ग्रामीण इलाकों में कितना प्रभाव पड़ता है? पंजाब में थोड़ा सा ग्रामीण इलाकों में भी कुछ इफेक्ट दिखता नजर आ रहा है, जैसे 15% वोट केजरीवाल के सर्वे में आया है। हरियाणा में भी 14-15% वोट अगर आ रहा है तो ये सिर्फ शहरी वोट नहीं हो सकते, ग्रामीण इलाकों में इफेक्ट है। लेकिन देश सिर्फ हरियाणा पंजाब तो है नहीं, 545 सीटें हैं, उसमें तमिलनाडु में वहाँ तो भाजपा भी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, कोई और फैक्टर काम करता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा। तो ये मान के चलिए कि केजरीवाल फैक्टर का असर ये होगा कि मुद्दे चेंज होंगे इलेक्शन के टाइम में। गुड गवर्नेंस के साथ साथ भ्रष्टाचार एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बनेगा, और भ्रष्टाचार के साथ साथ जो आम चीजें हैं, जैसे गैस का मसला एक मुद्दा बना है, तो गैस का मसला मुद्दा बनेगा, केजी बेसिन का मसला मुद्दा बनेगा। उन्होंने कहा एक बढ़ाने वाली बात कही, डेफिनेटली वो जो केजी बेसिन का पूरा, देखिए इस मुद्दे को लेफ्ट ने उठाया था 2007 में, तपन सेन ने 2006 में उसने चिट्ठी लिखी थी उन्होंने, सीपीएम के सांसद हैं तपन सेन। नहीं, उन्होंने मोर्चेबंदी अच्छी करी, चिट्ठी भी लिखी, पीएमओ ने जांच भी करी, सुप्रीम कोर्ट में भी मसला गया, गुरदास गुप्ता लेके गए हैं। लेकिन वही होता है ना कि जो अच्छे मुद्दे को किस समय कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है वो टीम केजरीवाल जानती है। वो भाजपा कांग्रेस, या तो भाजपा कांग्रेस तो उठाते नहीं है, कम्युनिस्ट उसको उठा नहीं पाते हैं। जो कम्युनिस्टों को एक कम्युनिस्ट मुद्दा उठाने में माहिर हैं, लेकिन जनता के बीच उसको कैसे फ्लोट किया जाए वो टीम केजरीवाल बहुत उसमें मास्टर है। सर आ रही हूँ, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहतक से। जी बोलिए। जी बोलिए। जी मैं यही कहना चाहूंगा, बोलिए आप। सरकार जो सरकार हमारी ऐसे ही होनी चाहिए केजरीवाल जैसी। मैडम मैं यही कहना चाहूंगा, सरकार हमारी केजरीवाल जैसी होनी चाहिए। बोलिए आप, बोलिए हम सुन रहे हैं। जी बोलिए। जो 48 दिनों में किया है उन्हें बहुत कुछ किया जी। ऐसी ही सरकार होनी चाहिए जी केजरीवाल। ठीक है, एक और कॉलर हिमाचल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी हाँ जी, ये मेरा सवाल है कि ये कांग्रेस और जो बीजेपी वाले हैं ये आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि क्या आज से पहले कांग्रेस के हेलो ये हमारे आज से कम जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके कांग्रेस जो है भारत पे राज कर रही है। उसके बाद आपके जनता पार्टी ने बीच बीच में राज किया है। तो आज ये बात मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि अब केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया, बहुत अच्छी बात की, ये इन दोनों पार्टियों के लिए सबक है। ठीक। और ये अपना जो कानून है, अपना लोकपाल जो कानून है, उस कानून को ये लोग जो है पास नहीं होने दे रहे, क्योंकि इनके लिए ये खतरा सामने दिख रहा है। ठीक है जी। कटारिया साहब आप जवाब देना चाहेंगे? आपको भी वो कह रहे हैं कि आप ही तो सत्ता में रहे थे, तब क्यों नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया? जब भी हम सत्ता में रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी को आजाद भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राइम मिनिस्टर अब भी कहा जा रहा है, जितने भी सर्वे आज तक हुए हैं। अब केजरीवाल जी की आप ये लोकसभा के चुनाव पर किसने दिया है? जनता दे रही है, सर्वे दे रहे हैं। आप दे रहे हैं? हाँ, नहीं मैं नेहरू ऐसा ही था क्या? नेहरू से ऊपर परफॉर्मेंस रही है अटल जी के। चलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देखिए सिर्फ 2 मिनट रह गए, मैं आ रहा हूँ उस बात सिर्फ 2 मिनट रह गए। आपने लोकसभा को सेंटर रखा है इस बातचीत का। 2000 जो इस चुनाव का 14 का जो मुख्य मुद्दा होगा वो है कि कौन है वो व्यक्ति जो भारत को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रदान कराएगा, कौन है वो व्यक्ति जो भारत के रुपए को ताकतवर बनाएगा। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार मिटाने की बात हो रही है। कौन है वो व्यक्ति जो आर्थिक भ्रष्टाचार अगर देश से खत्म हो जाए तो आधी समस्याएं वैसे ही सुलझ जाएंगी। इन सब का उत्तर एक ही है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आज अमेरिका भी मान गया है, जो 9 साल से बायकॉट किया हुआ था वो भी चला गया। बीजेपी अब खुश है। जब तक गवर्न करने की बात है तो नरेंद्र मोदी जी लाएंगे। जहाँ तक गवर्नेंस करने की बात है, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात रही हो, कौन अपनाएगा? चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात रही हो आफ्टर इंडिपेंडेंस, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन है, चाहे वो खाद का बिल है, जितने भी ये मुद्दे हैं गवर्न करने के हैं जो लोगों के प्रति बिल्कुल ठीक है, वो कांग्रेस ने उठाए हैं। चाहे वो न्यूक्लियर डील है, अगर देश में एनर्जी नहीं होगी
तो आप एनर्जी के बिना देश को किस प्रकार से डील कर पाएंगे? हालांकि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार बिल्कुल ये सारे मुद्दे हैं। 25 पावर का बल्ब भी जला हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप सारे गांव में शहरों में जाके देखिए, न्यूक्लियर डील से आप सारे देखिए, FDI आई, कोई जो प्राइवेट कंसर्न में किसने कितना क्या काम इतना झूठ बोल रहे हैं, मैंने नहीं इतना झूठ सुना। FDI आने के बाद ही सारी जो प्राइवेट कंसर्न आई उसमें जॉब जी। कटारिया जी बार बार नरेंद्र मोदी का मंत्र पढ़ रहे हैं, माला जप रहे हैं उसकी, माला सारा देश जप रहा है। मुझे लग रहा है कि जे इनको बीजेपी पार्टी और उसकी आइडियोलॉजी और उसके प्रोग्राम को आगे रखना चाहिए। एक ही आदमी को पार्टी के भी ऊपर रख करके ये रिस्क ले रहे हैं। इनको कल को ही सबक याद आ जाएगा ये कर क्या रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री बिना इलेक्शन से नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री लोगों को बनाना पड़ेगा। नहीं देखिए एक बार कटारिया जी बोल रहे हैं बेहतर गवर्नेंस, डेफिनेटली कई मुद्दों पर अटल जी बहुत सक्सेसफुल आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है कि मनमोहन सिंह के जितने भ्रष्टाचार का जो खुलासा हुआ है उसमें मनमोहन सिंह की सरकार ये कहती है कि ये फैसला अटल जी ने लिया था। आप 2G स्पेक्ट्रम का मामला हो चाहे कोयला का मामला हो, कहते थे डी सरकार ने फैसला ले लिया था, आपने उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। फैसले तो लिए, पैसे तो इन्होंने खाए, यूपीए सरकार खा गई, इनको हिस्सा नहीं दिया आपने। और इसी बात उलझते रहिए, इसी बात का तो फायदा वो संजीव भी यही कह रहे हैं कि वो उन्हें पता है कि सही वक्त पर क्या किस मौके पे कैसे उठाना है, ये केजरीवाल की टीम जानती है। ये तो बातें ऑन रिकॉर्ड है, जो बीजेपी ने डिसीजंस लिए वो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं सर। अब ये बेईमान बन गई, हम क्या करें? कांग्रेस और बीजेपी एक मुझे लगता है पूरे दिन ही इस चर्चा को चलाना पड़ेगा कि किसने कितना काम किया और क्या नहीं अगर ये कर गए तो हमारा क्या कसूर है उसमें? आपके बंगारू लक्ष्मण तो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े पैसे से लेते हैं और तो क्या करेंगे। आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए आज के प्राइम डिबेट में इतना है, इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।